नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पहुंची हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरफोर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। यहां एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया है। साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को देश की राफेल स्क्वाड्रन का मुख्य बेस होने का गौरव प्राप्त है। ऐसे में राष्ट्रपति का ये दौरा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रपति राफेल विभाग की तकनीक, परिचालन प्रणाली और सुरक्षा रणनीति से जुड़ी जानकारी अधिकारियों से लेंगी। साथ ही राफेल विमान के जरिए अंबाला एरोस्पेस का एक चक्कर भी लगाएंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और जवानों को संबोधित करेंगी। उनके भाषण में रक्षा क्षमताओं, महिला शक्तिकरण और देश की सुरक्षा नीति से जुड़े मुद्दों पर बात हो सकती है। राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में रक्षा बलों से जुड़ी हर गतिविधि में विशेष रुचि दिखाई है और ये दौरा भी उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। और आपको बता दें, अंबाला के एयरबेस पर पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। आपको बता दें, बड़ी खबर अंबाला से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और आपको बता दें वहाँ पहुंचकर उन्हें राफेल जो जेट है उसमें उड़ान भी भरी है। आपको बता दें, राष्ट्रपति मुर्मू को जवानों ने, तो आपको बता दें अंबाला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति को जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से। विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला पहुंची हैं और राफेल जो जेट है उसमें भी उड़ान भरेंगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज सुबह जो है 8 बजे के आसपास जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली से अपने विशेष विमान के जरिए अंबाला पहुंची, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद जो है 12 बजे तक का एक प्रोग्राम होगा। इसी बीच वो राफेल के अंदर पहली महिला राष्ट्रपति होंगी जो राफेल के अंदर, लड़ाकू विमान के अंदर हो सकता है कि वो एक चक्कर भी लगाए पूरे अंबाला के अंदर और एक खासकर जानकारी लेंगी लड़ाकू विमान के बारे में और कई ऐसी जानकारी है जो कि देश के हित के अंदर होती है या और भी जो वायुसेना से संबंधित रखती है उसके बारे में जानकारियां लेंगी। सुरक्षा के लिहाज की दृष्टि से भी इसको एक आने वाले समय में भारत के लिए अच्छी उपलब्धि भी हो सकती है कहीं ना कहीं। जी, और क्या खास कार्यक्रम है अंबाला में, थोड़ा वो भी बताइए विनोद जी। देखिए, पहले प्रोग्राम जो था 18 अक्टूबर का होना था, परंतु कुछ कारणों की वजह से स्थगित कर दिया गया और 29 अक्टूबर को जो है प्रोग्राम जो है आज फाइनल हुआ। आज सुबह राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू अंबाला पहुंची है। कई ऐसे प्रोग्राम जो है अंबाला के अंदर होने जा रहे हैं, चाहे वो लड़ाकू विमान को लेकर हो, उनकी जानकारी को लेकर हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से जो है किस तरह की जो हमारी तैयारियां होती है सुरक्षित लड़ाकू विमान को लेकर, उनके बारे में जो है जानकारियां लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जी विनोद, राफेल जो उसको एक एडवांस जेट के रूप में जाना जाता है और हमारे देश के लिए कितना खास है, थोड़ा वो भी बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो राफेल है एक उन्नत लड़ाकू विमान है जो सबसे मतलब कह लीजिए शायद कुछ ही देशों के पास इस तरह के विमान है जो हमारे पास है और यही कारण है कि शायद हर देश जो दुश्मन देश है आज के समय में भारत से कांपता भी डरता भी है। इसका एक कह लीजिए एक उदाहरण जो है पाकिस्तान ने भी देखा है और भी और इसके कह लीजिए उदाहरण भी देखा है और उसका अंजाम भी देखा है। तो कहीं ना कहीं वो लड़ाकू विमान राफेल एक ऐसा विमान है जिसके पास होने से दुश्मन देश को हमेशा डर ही बना रहेगा और जो भारत के पास इसकी बड़ी उपलब्धि भी है। तो यही कारण है आज द्रौपदी मुर्मू ने इस बारे में जानकारी भी ली, लड़ाकू विमान के बारे में तो जानकारी भी ले रही है और उड़ान भी बढ़ेंगी। ठीक है विनोद, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको एक बड़ी खबर अंबाला से बता रहे थे, जहां पर एयरबेस पर पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में चल रहे इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में वो ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। पूरा कार्यक्रम मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित होने जा रहा है। यहाँ पीएम मोदी शाम 4 बजे शामिल होंगे। ये पूरा कार्यक्रम 5 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें दुनिया भर के 85 देशों से करीब 1 लाख डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। भारत भी खुद को एक समुद्री ताकत के तौर पर स्थापित करना चाहता है। यही वजह है कि इस कॉन्क्लेव को अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मैरीटाइम सेक्टर में सहयोग के लिए एक शानदार मंच बताया। मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव, जो वैश्विक समुद्री कंपनियों के नेतृत्व, प्रमुख निवेशकों, नीति निर्माताओं, नव प्रवर्तकों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को वैश्विक समुद्री परिस्थिति तंत्र के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच पर लाता है। और इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुरारी। मुरारी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी। ये कितना अहम जो ये मैरीटाइम लीडर्स का जो सम्मेलन है, कितना अहम देखा जा रहा है? देखिए आलोक जी, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि समुद्र में अब भारत जो है अपना पराक्रम के अलावा व्यवसाय को बढ़ाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई दौरे पर हैं। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे कई समुद्री कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने उस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो है मुंबई के नेस्को में पहुंचेंगे, जहां 84 देशों के लोग आए हुए हैं। 1000 से ज्यादा जो है उसमें लोग शामिल हैं, जिन्हें वो संबोधित करेंगे। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोर्स की अध्यक्षता करेंगे। यह फोर्स मुंबई के नेस्को में आयोजित होगा और इसमें जो तैयारी होगी वो लगभग 2047 को लेकर के यह तैयारी की जा रही है। आने वाले समय में समुद्री किनारों से लेकर के समुद्र के बीच भारत एक प्रथम दृष्टि में देखा जाए तो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में प्रधानमंत्री जब आज संबोधन करते हैं तो क्या कुछ करते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आलोक जी। मुरारी, समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी ने बात करी है और भारत के सुधारों को प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन मंच भी बताया है। तो कैसे हम अपनी जो ताकत है उसको और बढ़ाएंगे, बताइए ज़रा। देखिए, इसको बंदरगाह हो गए हैं, आधारित विकास नौवहन हो गए हैं, जहाज निर्माण हो गए हैं, निर्माण, लॉजिस्टिक और समुद्री कौशल निर्माण, ऐसे 4 से 5 चीजें हैं जिस पे प्रधानमंत्री प्रथम बिंदु को कह सकते हैं कि एक तरह से हरी झंडी देंगे। और बड़ी बात यह है कि इसमें 350 से ज्यादा ऐसे व्यवसायिक हैं जो समुद्र में व्यापार और व्यवसाय करते हैं। वो इस मंच पर होंगे। व्यापार से लेकर, व्यवसाय से लेकर के अन्य चीजों पर भी अपना विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री का एक जो सम्मेलन है, इसमें ये माना जा रहा है कि देश में जो इतने बड़े पैमाने पर 84 देशों से जो लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे, उनमें क्या ऐसी चीजें होंगी जो भारत के लिए। ठीक है मुरारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, ये मंच समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और भारत के सुधारों को प्रदर्शित करने का बेहतरीन अवसर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। छठ महापर्व संपन्न होते ही आज से मैदान में सियासत के दिग्गजों ने कदम रख दिए हैं। बैटल ग्राउंड ऑफ बिहार में आज न सिर्फ अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ कदम रख रहे हैं, बल्कि महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी आज से ही ताल ठोक रहे हैं। इंडिया ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली से लेकर यूपी तक के तमाम बड़े नेता आज यानी 29 अक्टूबर को मैदान में उतर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता भी बिहार चुनाव के लिए आज प्रचार करेंगे। महागठबंधन भी इस चुनाव प्रचार में एनडीए को कड़ी टक्कर देने जा रहा है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक पी के साथ एनडीए के हमलों का जवाब देने के लिए मैदान में उतरेंगे। दोनों ही नेता एक साथ एक मंच से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। वहीं प्रियंका गांधी भी बिहार आ रही है। आपको बता दें कि आज से
जो बिहार चुनाव है उसकी सरगर्मी तेज़ हो रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश पोद्दार जी, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। बिहार के चुनाव के प्रचार के लिए आज तमाम दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या समीकरण बन रहे हैं? अब बिहार की बात करें जी, बिहार में जो समीकरण है एनडीए का समीकरण है जी, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रही है जी, और हमने 243 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और हमारा मुद्दा है विकास की गंगा। विकास के मुद्दे पे बिहार में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो कल घोषणा पत्र लाया गया और कांग्रेस के द्वारा जी, मुख्यमंत्री जिनको घोषित कर दिया गया, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जी। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर जो घोषित हुआ है कांग्रेस ने किया है, तो जान लीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर IRCTC का घोटाला 420-120 का मुकदमा उनके ऊपर माननीय कोर्ट ने किया, माननीय न्यायालय ने करने का काम किया जी। है। और आप देख सकते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके ऊपर एक और आरोप है कि जमीन लोगों को लिखाकर नौकरी देने की बात कही। जी। तो आप जान लीजिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा चेहरा होगा जो कांग्रेस ने चेहरा दिया है। तो आप जानने की बात है, मैं बिहार की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जी। एक तरफ पहले से ही भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का नाम घोषित हुआ है जी। और उनके ऊपर कितने आरोप है, बहुत सारे आरोप है। जब जी। उनकी उम्र 29 साल की थी, 25 प्रॉपर्टी का मालिक थे, 350 करोड़ की संपत्ति उनके नाम थे, एक मॉल का मालिक थे। अब बताइए बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए? जी। तो कहीं ना कहीं इनके पास कोई नेता नहीं है, न नियत है न निष्ठा है। अब इनके जितने भी घोषणा पत्र उठा के देखिए, कहते हैं कि हम बिहार में सभी परिवारों को हम नौकरी देंगे। बताइए जी। बिहार में 2 करोड़ 80 लाख परिवार है, क्या सरकारी नौकरी दिया जा सकता है? अगर नौकरी दिया भी जा सकता है तो 9 लाख करोड़ का बजट होना चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि 140 करोड़ जीविका बहनें हैं, जिनकी 10 लाख समूह है, उस अध्यक्ष 10 लाख समूह के जितने अध्यक्ष हैं उनको मैं सरकारी नौकरी दूंगा, उनकी 30,000 सैलरी दूंगा, वो भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपया वो होता है, यानी 12 लाख करोड़ रुपया बजट का पैसा इतना नहीं है। और कैसे ये सब करेंगे? देखो सिर्फ सत्ता के पे काबिज होने के लिए ये लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, जनता जानती है। और एक बात जानने की जरूरत है कि लालू जी की राजनीति विरासत जी। कौन संभाल रहा है? तेजस्वी प्रसाद यादव संभाल रहा है। अगर गधे को शेर का खाल पहना दिया जाए तो शेर नहीं बन सकता है। इसीलिए लालू जी की जो विरासत राजनीति संभाल रहे हैं, तो जंगल राज पार्ट 1 चलाया था, पार्ट 2 की शुरुआत बिहार की जनता नहीं होने देगी। और बिहार में एनडीए के एक कार्यकर्ता इसका विरोध करेगा। इनके पास कोई चेहरा नहीं है, चेहरा दिया भी है तो जो भ्रष्टाचारी चेहरा है, कोर्ट के द्वारा जमानत पर चलने वाले लोग हैं, और एक तरफ सुशासन बाबू है जिन्होंने बिहार में 20 साल में विकास की गंगा को बहाया है। बिहार के अंदर हम लोगों ने 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर किया। बिहार के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोगों ने 40 लाख लोगों का घर बना के देने का काम किया। प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत हम लोगों ने 38 लाख शौचालय बनाने का काम किया। हमने बिहार में 30,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया। बिहार में बिजली राकेश मुफ्त जी, कर बहुत दिया। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, बिहार में एनडीए हो चाहे इंडिया महागठबंधन, सभी जो दिग्गज नेता हैं वो बिहार चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा से मंगलवार को एक BCA स्नातक को 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की 3 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुमित शुक्ला ने बताया कि आरोपी की पहचान शुभम कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है और वर्तमान में नोएडा में रह रहा है। उसे सेक्टर 58 पुलिस थाने की एक टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने शुभम कुमार के कब्जे से 3 किलो चरस बरामद की है। जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री की बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान शुभम ने पुलिस को बताया कि वे और उसका साथी वैभव कुमार पहाड़ी इलाकों से ड्रग्स खरीदते थे और उन्हें दिल्ली NCR में ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुमित शुक्ला के मुताबिक उसने जल्दी अमीर बनने के लिए ड्रग्स की बिक्री से होने वाले मुनाफे को शेयर बाजार में निवेश करने की बात भी स्वीकार की है। शुभम के खिलाफ सेक्टर 58 थाने में नार्कोटिक्स, ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सस्पेंड
एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। थाना अट्ठावन को एक सूचना मिली कि एक ग्रुप है जो कि विभिन्न स्थानों से मादक पदार्थ लाके और नोएडा में एक स्कूल कॉलेजों के आसपास खपाता है। इसी में एक शुभम कुमार पुत्र राकेश कुमार है जो मूलतः मेरठ का रहने वाला, इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पास से 3 किलो अच्छी क्वालिटी की चरस बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। इसके साथ एक इसका और साथी था वैभव, वो भी मेरठ का रहने वाला है। वो मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इसका आपराधिक इतिहास नहीं है। ये एक पढ़ा लिखा लड़का है, इसका BCA किया है दीवान पब्लिक स्कूल मेरठ से। शेयर बाजार में काम करता था। शेयर बाजार में घाटा होने के बाद कुछ दिनों से यह कार्य करना शुरू किया है। इसका कहना है ये पहाड़ी क्षेत्रों से, विशेषकर हिमाचल आदि क्षेत्रों से ये चीज़ें लेकर आता है। हम लोग इसकी ट्रेल को भी तलाश कर रहे हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट होता है, उस पर भी काम करेंगे और उसका भी नेक्सस का भंडाफोड़ अवश्य किया जाएगा। हिमाचल से कितनी कीमत में लेके आते थे? अभी तो इनका ये है कि जैसे बिकते हैं उसके बाद ये लोग रेट डिसाइड होता है। पहले वहाँ से ले आते हैं एक लिमिट पे, जब बिक जाता है तब पैसा ट्रांसफर होता है। और हमारे संवाददाता अरबाज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज, BC का स्टूडेंट और चरस की इतनी बड़ी तस्करी, क्या मजबूरी थी इस BCA स्टूडेंट की? बिल्कुल, देखिए नोएडा सेक्टर 58 पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरीके से नशे का कारोबार पर नोएडा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं एक छात्र को पकड़ा है जिसके पास 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। जी। और क्या कीमत है बाजार में इस चरस की? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो छात्र से चरस बरामद की गई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जो आरोपी है उसका नाम शुभम है और मेरठ का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोएडा पुलिस लगातार गुड वर्क करते नजर आ रही है, तो इस तरीके से एक बड़ा कामयाबी नोएडा 58 थाने को मिली है। जांच में सामने आया कि आरोपी पहाड़ी इलाकों से चरस को लेकर नोएडा के आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। वहाँ जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, वहाँ पर नशे का जाल फैलाकर इस तरीके से सक्रिय था। जी अरबाज, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि BC का स्टूडेंट है जिसके पास से 3 किलोग्राम चरस बरामद की गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कनाडा में लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत बढ़ती जा रही है। वहां फिर से गैंगवॉर हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग का दावा किया है। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। गैंग की तरफ से कहा गया है कि चन्नी नट्टन गायक सरदार खेरा से नज़दीकियां बढ़ा रहा है, इसलिए फायरिंग करवाई गई। इससे पहले कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर भी कई बार फायरिंग हो चुकी है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के अबटफोर्ड शहर में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई। 68 वर्षीय पंजाबी कनाडाई उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी की उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कैनम इंटरनेशनल के अध्यक्ष थे, जो दुनिया भर के कपड़ा रिसाइकलिंग के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 9:22 पर रिजव्यू ड्राइव के 31,300 ब्लॉक के गोलीबारी की सूचना मिली। शुरुआती जांच में पता चला कि हमलावर पहले से सड़क किनारे कार में बैठा साहसी के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही साहसी अपनी गाड़ी में बैठे, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक साहसी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। साइक्लोन मोंथा ने देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल दिया है। इसी वजह से देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भी कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में साइक्लोन मोंथा का असर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों तक फैलने की उम्मीद है, जिससे भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली NCR में भी आकाश में बादल छाए हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसकी वजह से ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान चक्रवाती तूफान की वजह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की भी संभावना है। और आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं SN पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। नमस्कार। मोंथा से अभी तक कितना नुकसान हो चुका है और आगे की क्या संभावना बताई जा रही हैं? देखिए, अभी जिस तरह से ये लैंड करा है जी, हमारे आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम कलगनापट्टनम के बीच में कानी नाला जगह है, वहां पर
इसने लैंड किया जी। है और वहां पर जो हवाओं की स्पीड है वो 100 से 90-100 किलोमीटर तक की स्पीड है जी। और उसी के बगल में उड़ीसा के करीब 100-150 मछुआरों को भी आश्रय प्रदान किया गया है, उड़ीसा में जो आंध्र प्रदेश के मछुआरे थे। और ये स्थितियां अभी आगे जो रेड अलर्ट है वो उड़ीसा के गजब में रेड अलर्ट है। इसी के साथ जो इसका असर है वो तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक, इसके बाद उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी जिलों में बादल आएंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी और बारिश होने की संभावना है। और जिस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा तो कल परसों अभी 2 तारीख तक इसका असर उत्तर प्रदेश तक हो सकता है। जी पांडे जी, और मोन्था के कारण जो तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। जी देखिए, जब लगातार सूर्य हमें नहीं दिखता है कई दिन और बादल रहते हैं तो तापमान गिर जाते हैं। इसी के साथ जब बारिश होती है तो बारिश होने पर भी करीब 5 से 7 डिग्री तापमान गिर जाते हैं। ये स्थितियां होती हैं, लेकिन जैसे इसके बाद धूप निकलती है तो तापमान फिर बढ़ जाते हैं। तो अभी 2 नवंबर तक यही स्थितियां बनी रहेंगी जो हमारा दक्षिण भारत के इलाके हैं। इसी के साथ जो कुछ इलाका केरल का है और जो हमारे तटवर्ती इलाके हैं इन सब जगह अभी, क्योंकि 2 सिस्टम है ना, एक मोन्था जो बंगाल की खाड़ी में जिसने अभी लैंड किया है और जो हमारे जमीनी लैंड एरिया पे आ गया है। इसी के साथ दूसरा एक सिस्टम अरब सागर भी है साइक्लोन, वो साइक्लोन भी अब हमारे तटवर्ती इलाकों की तरफ से कर्व हो गया है। तो आगे चल के ये संभावना है कि ये दोनों अगर इन दोनों की जो सिस्टम की ताकत है वो आपस में अगर कहीं कनेक्ट होती है तो स्थितियां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ये सारी स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा असर है वो उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश और जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है वहां पर भी हो सकता है कि बादल आए। अभी ये आज तो नहीं आएंगे लेकिन कल से सब जगह बादल देखे जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी बादल छाए हुए हैं और सुबह भी कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। पांडे जी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें मोन्था लैंड कर चुका है और जिसके कारण 11 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और कई पेड़ गिर गए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। साइक्लोन मोन्था ने जो मौसम का मिजाज बदल दिया है, पेड़ गिरे हैं और कई घरों की छत भी गिर गई है, काफ़ी नुकसान किया है, कई पेड़ गिर गए हैं और 11 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर यूपी से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। और आपको बता दें, योगी सरकार ने गन्ने की कीमत में 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए हैं। बड़ा उपहार गन्ना किसानों के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि गन्ना किसानों के जो है 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए जाएं और अगैती गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सामान्य प्रजाति का 390 प्रति क्विंटल, जिसमें 30 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। बड़ा तोहफा सीएम योगी का गन्ना किसानों के लिए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। 3000 करोड़ तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने गन्ना किसानों को बड़ा उपहार दिया है और 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा कर दी है सीएम योगी ने। और इस खबर पर जुड़ रहे हैं प्रदुम, सीएम योगी का बड़ा ऐलान, जो गन्ना किसान हैं उनके जो 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए गए हैं, कैसे देखते हैं इस कदम को? बिल्कुल आलोक जी, हम बताना चाहेंगे जो गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसको अब जो गन्ना किसान हैं उनको काफी खुशी का माहौल है कि वहीं अब गन्ना में 300 प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, जिसको लेकर के अब जो सन 25 और 26 के लिए गन्ना का मूल्य अग्रेती जो जाति है उसके लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा, सामान्य जात के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अब भुगतान किया जाएगा। आलोक जी, प्रदुम, ये कितने समय के बाद ये वृद्धि की गई है? ये जो सन 17 में हुआ था, जो गन्ना का मूल्य बढ़ा हुआ था, ये सन 17 में बढ़ा हुआ था। 17 के बाद अब सन 25 में बढ़ाया गया। वहीं जो सन 17 में था, इसमें पहले जो चल रहा था 290 रुपये प्रति क्विंटल था
उसके बाद में जो अग्रहित जात थी, सामान्य जात को छोड़ करके जो अन्य गन्ने की प्रजातियां थी उसको लेकर के 325 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाता था। लेकिन अब वही जो अन्य जातियां हैं गन्ने की, वो अब 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। वहीं जो सामान्य जातियां उसको 390 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें बड़ी खबर, जहां सीएम योगी ने गन्ना किसानों को बड़ा उपहार दिया है, 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।